अध्याय 5 ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण। ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया, उनके लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। ज्यूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेज़ों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। अविलंब लाभ, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेज़ों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता था कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेज़ों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसा आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, मराठा राज्य स्थितियों से उबर नहीं पाया और कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं थी और उनके यानी अंग्रेज़ों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। ब्रिटिश सफलता के कारण। ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए B.L. ग्रोवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिसमें से अंत में वे विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों में निम्नलिखित है: उत्कृष्ट हथियार, अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे।
जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों, जिसमें निज़ाम भी शामिल हैं, ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं ली, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। सैन्य अनुशासन। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक न हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। असैनिक अनुशासन। कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशगत या जाति और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्रायः अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोही एवं विश्वासघाती हो जाते थे। मेधावी नेतृत्व। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूस, डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। अंग्रेज़ों का सर आयरकूट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलेजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। भारत की तरफ भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनक्लिच खान, माधवराव सिंधिया और यशवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी, भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत थे। जिस प्रकार वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, इसके अतिरिक्त वे निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष या युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया, अपितु भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। धन, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की बड़ी राशि अंग्रेज़ों को ज़रूरत के समय उपलब्ध थी, जिसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। राष्ट्रवादी अभिमान। इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमज़ोर विभाजित स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच इस सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का एक कारण था।
अगले हिस्से में बात करेंगे अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के संदर्भ में, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल।